तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में क्या पढ़ना होता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स है, इसलिए क्योंकि इसमें वेक्टर का यूज़ होने वाला है। तो जिसने वेक्टर स्टैंडर्ड 11 में नहीं भी पढ़ा है तो ये क्लासेस के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में बात करने जा रहा हूँ कि वेक्टर से रिलेटेड कैसे कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाएगा यहाँ पर पढ़ने के लिए। ठीक है, तो एकदम आसान है ना, बेसिक से चलेंगे हम लोग। थोड़ा सा वेक्टर के बारे में बात करेंगे हम लोग। वेक्टर को बात करने के बाद, उसको पढ़ने के बाद यहाँ उसका एप्लीकेशन कैसे यूज़ होगा वो देखेंगे। मतलब पूरा एम्फेसिस होगा वेक्टर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, एक बात। दूसरा, ये जो टॉपिक है उसमें क्या कहलाता है, ये यहाँ पर क्या होने वाला है। तो इस टॉपिक का नाम है फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। फोर्सेस अप्लाई होगा एक ही बॉडी पे बहुत सारे चार्जेस की वजह से। क्लियर, एक बात। उसी का नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है सिर्फ यहाँ नहीं और भी जगह पर आने वाला है। अभी हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस के बारे में, आगे जाके पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ेंगे, फिर आगे जाकर मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ेंगे। तो सुपरपोजिशन वर्ड क्या है, यहाँ पर ये आते हुए ही हम लोग के दिमाग में क्या जाना चाहिए, इस सारी बातों को अब हम लोग करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ठीक है, टॉपिक द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये स्टेटमेंट क्या है इसको हम आसान भाषा में समझा देंगे। पहले हम लोगों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या बोला, स्टेट्स दैट व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग द टोटल फोर्स। हाँ, क्या बोला, जब नंबर ऑफ फोर्सेस आर चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, मतलब मान लो सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, ये एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, सपोज यहाँ पर एक चार्ज, ये Q1 हो गया, सपोज ये Q2 हो गया और ये Q3 हो गया। तो यही हो गया व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, इंटरेक्ट कर रहा सारा चार्जेस, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज। मान लो हमको एक देना है कि 1 पे टोटल चार्ज क्या होगा, मतलब हम लोग नेट चार्ज कहाँ पर देखना चाह रहे हैं, या टोटल चार्ज 1 पर देखना चाह रहे हैं। ठीक है, वही गिवन का मतलब वही हुआ, किसी को भी आप देख लो, ज़रूरी नहीं कि यही 2 पर भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है। तो नेट चार्ज किस पर, 1 पर ले लिया। इज़ द वेक्टर सम, ये लाइन को बहुत अच्छे से समझना है। जब भी सुपर पोजिशन आएगा ये वर्ड का एकदम इस्तेमाल होगा, तो इसको अच्छे से हम लोग याद रखेंगे। सुपर पोजिशन किसी का, तो यहाँ सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस पढ़ने वाले हैं, तो वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट, इस पर ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, इसको छोड़कर और जितना भी चार्जेस है उसकी वजह से जितना फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहा है उसी को बोलते हैं वेक्टर सम। ठीक है, तो अदर चार्जेस कौन कौन है, Q2 और Q3। द फोर्स बिटवीन, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देखो, अब अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर इसका होगा कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर, तो इसको R2 ले लेते हैं। इसका भी पोजीशन वेक्टर होगा तो इसको R1 ले लेते हैं, और इसका पोजीशन वेक्टर होगा तो इसको R3 ले लेते हैं। पोजीशन बता दिया गया। ठीक है, अब इस पर हम लोग को नेट फोर्स निकालना है। तो इस पर फोर्स एक Q2 की वजह से होगा और एक Q3 की वजह से फोर्सेस अप्लाई हो रहा, तो ये क्या करेगा, तो फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, याद आ गया होगा, पिछले कई लेक्चर्स में बात हो रहा है ये, और ये रिपल करेगा द फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3। क्लियर हुआ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इन 2 चार्जेस की वजह से फोर्सेस लग गया, यही जो फोर्स है जो लग रहा है इसी का क्या होगा, वेक्टर सम। तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू, देखो वेक्टर का साइन दिए, F13 प्लस F12 हो गया। यही एडिशन चाहिए हम लोग, अगर ये कर लेंगे तो यही कहलाएगा सुपरपोजिशन ऑफ वेक्टर। ये दोनों को जब ऐड करते हैं तो देखो पैरेललोग्राम हुआ, टेल टेल, 2 वेक्टर का अगर टेल मिलता है तो रिजल्टेंट जो होगा ये नेट होगा, वो किधर होगा, एज अ डायगोनल। ये सब वेक्टर की बात है। क्लियर हुआ। तो नेट फोर्स एट 1 लग रहा है ड्यू टू 3 और ड्यू टू 2। और ये ज़रूरी नहीं कि अभी हम लोग क्या देखें, 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस है। यहाँ पर कितना है, 3 सिस्टम ऑफ
चार्जेस। अभी हम मल्टीपल भी करके देखते हैं। हाँ, अब आओ यहाँ पे, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर। ये कहने का क्या मतलब है, इसको अच्छे से फील करते हैं। इसका ये कहने का मतलब है कि अगर सपोज F1 3 ले लिया तो फोर्सेस किसके बीच में देख रहे हैं, 1 और 3 के बीच में, लेकिन यहाँ पे 2 भी है, हो सकता है और भी चार्जेस होगा, तो 1 और 3 का फोर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस। 2 होता, 4 होता, 6 होता, लेकिन 1 और 3 के फोर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका डिस्कशन भी पिछले लेक्चर्स में बहुत इजी वे में कर दिए हैं इसको। बस यहाँ पर यही समझना है कि 1 और 3 पर अगर चार्जेस चेंज होगा तभी फोर्स चेंज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Q1 Q3। बाकी बात फिर कुछ भी चेंज होता रहे, 10 तो ला के चार्ज बीच में ला कर रख दो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वही बोला, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द चार्जेस। ठीक है, चलो अभी हम लोग 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस को रख के देखे। अब हम लोग मल्टीपल चार्जेस को रख के देखते हैं एकदम आसान तरीके से। सपोज यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है, ये Q3 है, सपोज ये Q4 है, Q5 है, इसी तरीके से Qn हो गया। तो सबका डिस्टेंस होगा पोजीशन 1 R13 हो जाएगा, R14 होगा, R15 होगा, ठीक है, और R1n लिख सकते हैं इसको। तो अभी हम देखना चाह रहे हैं 1 पे चार्जेस कितना लग रहा है, Q1 पे। तो Q1 पे चार्जेस कितना लगेगा, तो हम देखेंगे F नेट फोर्स एट 1, ये लिखने का तरीका है, इसको हम लोग डायरेक्ट F1 भी लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये F1 क्या होगा, सबकी वजह से वेक्टर सम, जितना भी फोर्सेस लग रहा है। अब बताओ 2 की वजह से फोर्सेस लग रहा होगा, F12 इधर, F13 इधर लग रहा होगा, F14 यहाँ लग रहा होगा, F15 इधर है, ये रिपील कर रहा है, F1n इधर हो गया। क्लियर हुआ। अब सबको हम लोग को ऐड कर देना, सीधा सीधी लिख देना। ठीक है, F13 F14 इसी तरह से F15 अप टू F1n की वजह से, यही है, ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर हम इसको एकदम आसान भाषा में बात करें ना, एकदम सिंपल भाषा में कि सुपरपोजिशन क्या होता है, तो हम एग्जाम्पल देखते तुरंत समझ में आ जाएगा क्या होगा। ठीक है, देखो सिंपल वाला एग्जाम्पल, सपोज -Q है, यहाँ पे +Q है और यहाँ पर -Q है, A B C ले लिया। अब अगर हम देखना चाह रहे हैं, बोलेंगे कि फाइंड द, हाँ अब हम लोग क्या बात करेंगे, बोलेंगे फाइंड द नेट फोर्स ऑन C ड्यू टू अदर चार्जेस, या सिर्फ इतना बोले फाइंड द नेट फोर्स ऑन C, बस ये आपको समझना। तो C पर देखेंगे, तो C पर क्या करेंगे, C पर नेट फोर्स को देखेंगे। तो हम लोग को देखना नेट फोर्स ऑन C, क्लियर हुआ। अब चलो C पर किसकी वजह से होगा, A की वजह से, दूसरा क्या होगा, C पर किसकी वजह से होगा, B की वजह से। इसी को अगर हम लोग ऐड करना सीख गए तो हम लोग सुपरपोजिशन सीख जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लो डायरेक्शन देखते हैं, FCA क्या करेगा, रिपल करेगा, तो FCA यहाँ हो जाएगा, और FCB क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो FCB इधर हो जाएगा। क्लियर हुआ। और दोनों का क्या है, वेक्टर सम, इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन। अब हम लोग को समझना है, इसके बाद ये लिखने का तरीका हम लोग सीख जाते हैं। ये बेसिकली क्या है, वेक्टर एडिशन है। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड 11 में वेक्टर वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ना होता है, लेकिन घबराओ नहीं अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो, क्योंकि हम हैं अभी यहाँ पर एकदम आसान तरीके से बताएंगे कुछ बातों को। उसको अगर याद रखते हो तो कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन सीखेंगे। पहले तो वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है वो जाने, अगर ऐड करने आ गया तो ये सारा का सॉल्यूशन इजी वे में हो जाएगा। और बताते हैं एक बार, यहाँ तो सिंपल दिख रहा, हो सकता है कि स्क्वायर होता, -Q + Q, इधर भी -Q सपोज, और यहाँ +Q, अब बोल देता बीच सेंटर पे निकालो। देखो एकदम सेम फॉर्मेट, वेक्टर अगर नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। कोई एक ट्रायंगल होता है, -Q होता है, -Q, यहाँ -Q, और इसके सेंट्रॉइड पे बोल देता निकालने के लिए +1 कूलम रखा हुआ। ठीक है, नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग को मिलने वाला। तो इसका पहले हम आज जो है ना पूरा बेस बता देंगे एक एक पॉइंट को।
ठीक है। और फिर उसके बाद वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में पूरा हम लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। आज का क्लास, हाँ, तो सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस को देखने के लिए या सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड को देखने के लिए, किसी भी तरीके का सुपरपोजिशन को देखने के लिए हम लोगों को सबसे पहले मालूम होना चाहिए वेक्टर का कुछ कॉन्सेप्ट। हम लोग कुछ वेक्टर का कॉन्सेप्ट देखेंगे, तुरंत याद करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। तो ये जो वेक्टर कॉन्सेप्ट है, इसमें कितना याद रखना है वो चीज़ को समझते हैं। वेक्टर का थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि वेक्टर कैसा क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड होता है, जिसका डायरेक्शन होता है, और इस साथ ही साथ एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करेगा। अगर एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करेगा तो वो वेक्टर नहीं होगा। तो ये एडिशन लॉ क्या है, यही देखना है हम लोगों को। एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर्स, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना। क्यों? देखो, ऐड करने का तरीका किसका, वेक्टर का। और अभी हम लोग पढ़ रहे थे F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13। तो ये क्या है, ऐड करने का तरीका मालूम होना चाहिए किसका, वेक्टर का, तब वहाँ भी पता चल जाएगा। चलो, तो एडिशन लॉ क्या है? तो एडिशन लॉ हमारे पास दो तरीके का होता है। एक होता है ट्रायंगल लॉ, ठीक है, मतलब वेक्टर को ऐड करने का एक तरीका है ट्रायंगल लॉ, और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, थोड़ा जल्दी में देखते हैं इसको। ट्रायंगल लॉ में क्या होता है कि दो वेक्टर का ऐड करते हैं हम लोग। जैसे सपोज दो वेक्टर ऐड किए, ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है, तो इसमें सिर्फ याद रखने का है कि कोई भी फर्स्ट सेकंड हो सकता है। इसको पिछले वीडियोस में भी जिक्र किए हैं, एक बार बता भी दे। फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर का क्या होगा, टेल ऐड होगा। तो जाकर जब ऐड करेंगे तो फर्स्ट वेक्टर मान लो इसको ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, और ये है सेकंड वेक्टर। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको भी मान सकते हैं। तो ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड। तो फर्स्ट वेक्टर का हेड मिल गया और सेकंड वेक्टर का टेल मिल गया। ठीक है, और जो इसका रिजल्टेंट होता है, तो रिजल्टेंट का जो टेल मिलेगा वो फर्स्ट वेक्टर का किससे मिल जाएगा, टेल। तो ये आपका अगर रिजल्टेंट है तो रिजल्टेंट का टेल यहाँ दिख रहा और फर्स्ट वेक्टर का टेल यहाँ दिख रहा, देखो दोनों का टेल मिल गया। तो ये रिजल्टेंट का यही चाहिए। रिजल्टेंट का मतलब ही हुआ टोटल सम सब कुछ। ठीक है, तो R बराबर क्या लिख सकते हैं, A प्लस बी लिखा जा सकता है। क्लियर, मतलब है कि A और B को हम ऐड कर रहे हैं। किस हिसाब से ऐड किए, क्लियर हो गया, ट्रायंगल लॉ से। इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, जिस वेक्टर को ऐड करना है उनके बीच का एंगल को बोलते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और वो क्या होता है, हमेशा दो टेल के बीच में होगा या दो हेड्स के बीच में होगा। तो यहाँ हेड टेल है तो ये एंगल तो नहीं होगा, इसको क्या करना होगा, इसको आगे बढ़ाना होगा। तो जब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो इसका टेल यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो ये थीटा, सही है। तो ये जो थीटा हुआ वो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज़, तो थीटा हो गया, ये हमेशा क्या होगा, दो टेल्स के बीच में होगा या दो हेड्स के बीच में होगा। और ये कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए। चलो स्मॉलेस्ट भी है, ठीक है। एक और एंगल आएगा जो अल्फा बताएगा। ये क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट को। इसको पूरा डिटेल में हम बात किए हैं 11th क्लास के वेक्टर में, अभी जल्दी में बता रहे हैं, सिर्फ जितना बता रहे हैं उतना ध्यान देना है। तो अल्फा क्या है, अल्फा किसके बीच का एंगल होता है, तो रिजल्टेंट होता है एंड फर्स्ट वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, अल्फा कहलाता है। कोई डाउट नहीं। तो रिजल्टेंट ये था, फर्स्ट वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा। सही है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इतना तक बात समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पैरेललोग्राम को देख लेते हैं। पैरेललोग्राम में क्या है, ये वाला बहुत मिलने वाला है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दोनों का वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकंड वेक्टर का टेल मिलेगा। दो वेक्टर है आपके पास दिया हुआ था, ए वेक्टर है सपोज, बी वेक्टर है, दोनों का यहाँ टेल मिलेगा। और जो रिजल्टेंट होगा उसको देखते हैं हम लोग। रिजल्टेंट हमेशा कैसा होगा, एज अ डायगोनल, ठीक है। देखते हैं, करके देखो अच्छे से। अब देखो फर्स्ट वेक्टर का टेल यहाँ, सेकंड वेक्टर का टेल यहाँ, तो दोनों का टेल मिलाएंगे
तो शिफ्ट ला के कर लेंगे, यहाँ पर शिफ्टिंग कर दिया तो ए वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर, और दोनों का टेल मिल गया। पहला वाला काम हो गया। फर्स्ट वेक्टर का टेल मिलना चाहिए था और सेकंड वेक्टर का भी टेल मिलना चाहिए, दोनों का टेल मिल गया। अब इसमें रिजल्टेंट काम क्या करेगा? रिजल्टेंट का मतलब होता है दोनों वेक्टर को ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया, जो नेट आया, जो टोटल आया, वो सारी बात को रिजल्टेंट कहा जाता है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? एज अ डायगोनल लिखे हुए। ये पैरेललोग्राम हो गया, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट। ठीक है, 3-4 बातों को ध्यान में रखना है। क्या कि दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, नेक्स्ट रिजल्टेंट कैसे होगा, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा जिसको ऐड कर रहे हैं, और अल्फा मतलब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट को शो करने के लिए। तो इन दोनों के बीच का एंगल तो थीटा हो गया, अल्फा कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? ये ऐड कर दिए r इजिकल टू ए प्लस बी। अब सुनो ध्यान से कि जब दोनों को ऐड कर रहे हैं दो वेक्टर को सर, तो दो वेक्टर को ऐड करने से क्या मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो जब हम लोग दो वेक्टर को ऐड करते हैं, पहली बात, दो या दो से ज़्यादा जो भी है, दो वेक्टर को ऐड करते तो एक वेक्टर आता है, क्लियर? तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा ऑब्वियसली, ये मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर है तो, और इसका क्या होगा? एक डायरेक्शन भी होगा। समझ में आ रहा? मतलब दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो एक वेक्टर आता है, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अभी हम बोल दें कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 यूनिट है, बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 यूनिट है। अब दोनों को ऐड करो तो तुम अगर ऐसे लिखते हो ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5 यूनिट, ये गलत है। बात समझ में आया? क्योंकि वेक्टर जो है वो सिंपल अलजेब्रा के रूल के हिसाब से ऐड नहीं हो सकता, इसी के लिए लॉ बना है ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। तो ये दोनों को ऐड करने के बाद मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन कितना होगा, ये देखेंगे। ठीक है, ये अगर पता चल गया तो हम लोग आगे काम आसानी से कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, तो हम इसको बताएंगे मंत्र के हिसाब से। हमारे पास एक मेन मंत्र रहेगा और बाकी 5 ऐसा मंत्र होगा जिसको मंत्र को पढ़ने के बाद आपका इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आसानी से बन जाएगा। वेक्टर से रिलेटेड कभी भी एडिशन का प्रॉब्लम्स आता है, मंत्र पढ़िए न्यूमेरिकल्स बनेंगे, मंत्र पढ़िए न्यूमेरिकल्स। चलो ठीक है, दो वेक्टर को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड पहले देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। एक बात और समझा देते हैं, रिजल्टेंट बोलो, नेट बोलो, टोटल बोलो या सम बोलो, सभी बात बराबर है। कहीं के इस्तेमाल अलग अलग होता है, कहीं रिजल्टेंट, कहीं नेट, कहीं बोला जाता है टर्म, कहीं बोला जाता है टोटल, कहीं बोला जाता है सम। सभी का बात एक ही होता है। ठीक, मैग्नीट्यूड अगर निकालना है हमको तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, नेट या टोटल सम निकालना है तो एक बात हम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, इसका जो डेरिवेशन भी है, इसका डेरिवेशन स्टैंडर्ड 11 में है। ठीक है, तो r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अंडर रूट। सबको मालूम है, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो मालूम रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लगा दोगे तो मैग्नीट्यूड निकल गया किसका, रिजल्टेंट का। दूसरी बात, डायरेक्शन देखने के लिए अभी थोड़ा हिंट मिला होगा कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट को देखने के लिए अल्फा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ फार्मूला होगा tan अल्फा बराबर b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। जहाँ पर a क्या है, फर्स्ट वेक्टर एज्यूम किए हैं, और b क्या है, सेकंड वेक्टर है। उल्टा हो जाएगा तो b a बन जाएगा, a b बन जाएगा। यही दो ऐसा चीज़ है फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं हम लोग, बोलेंगे मेन मंत्र। याद रहेगा, ये मेन मंत्र को हमको हमेशा याद रखना। ठीक है, ये मेन मंत्र है। मतलब दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट ऐसे निकालना होगा ये। अब छोटी सी बात को हम समझाते हैं, उसको देखो। इसको लगाने से पहले, सबसे पहले ये जब फॉर्मूला को हम लोग लगाने जाएंगे, मेन मंत्र को लगाने जाएंगे, तो सबसे पहले एंगल को देखेंगे। ठीक है,
जो रिजल्टेंट जो होता है या मैग्नीट्यूड जो है वो किस पर डिपेंड होता है? डिपेंड्स ऑन एंगल। याद रखोगे, सबसे पहले हम लोग एंगल देखेंगे। अभी जैसे क्वेश्चन था, अभी इससे पहले दिए थे a का वैल्यू 2 दिए थे, b का वैल्यू 3 दिए थे। अगर हम दे दें a का वैल्यू 2 यूनिट, b का वैल्यू 3 यूनिट, और अब हम बोले कि आप रिजल्टेंट निकालो, नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड, ये एंगल पता नहीं है, तो एंगल मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले रिजल्टेंट निकालने के लिए कहीं पर भी ढूंढेंगे क्या? एंगल। उसके बाद देखेंगे मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ, ठीक है, इक्वल है, सेम है, अलग है क्या। तो एकदम ये आइडिया बना लो। रिजल्टेंट, ये फॉर्मूला मेन मंत्र लगाने के लिए एंगल को इस्तेमाल करेंगे। ये है हमारा मेन मंत्र, देख लिया ये फॉर्मूला, इसी पर हम लोग अब पुट करके देंगे। थीटा क्या है ये मालूम आपको चल गया है, एंगल बिटवीन, जिसको ऐड कर रहे हैं, ए एंड बी को ऐड कर रहे हैं, जिसको ऐड कर रहे हैं, ध्यान से सुनोगे, ठीक है, ए और बी को ऐड कर रहे हैं। और ये जो अल्फा होता है वो किसके बीच का एंगल होता है, ये हम लोग को पता है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड फर्स्ट वेक्टर। ये भी क्लियर हुआ। चलो अब इसी पर 5 मंत्र को हम पढ़ेंगे और उसको देखते हैं। 5 मंत्र को पढ़ने का मतलब ये 5 जो है क्वालिटी को, स्पेशल केसेस को एकदम याद करके रखना है, ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है, एकदम अच्छे से देखो। 3 मंत्र है, 5 बोल रहे, फर्स्ट जो 3 मंत्र है, ठीक है, फर्स्ट 3 मंत्र जो रहेगा वो, उसमें हम लोग को ध्यान देना किस बात पर है? एंगल पे। बस देखो क्या है, पहला वाला मंत्र, इसमें अगर थीटा का वैल्यू, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दिया हुआ, इसका क्या मतलब है पूरा फील के साथ देखते हैं। अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट का डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी। ये हम कहीं से लाए नहीं, ऊपर में ही रखें, थोड़ा ध्यान दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, cos 0 का वैल्यू 1, तो a प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। इसका फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट है, खत्म हो जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। तब इतना नहीं करना है, डायरेक्ट देखेंगे थीटा का वैल्यू 0, a प्लस बी ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसको बना के भी दिखाएंगे। अब इसका डायरेक्शन को देखो कि 2 वेक्टर जो दिया हुआ है जिसको ऐड करना है वो किस तरीके का है, देखो ध्यान से, ए बी दिया हुआ है ना, दोनों का बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। या तो ऐसे लिखा जा सकता है, या बोलेगा दोनों एक दूसरे पे क्या है कि एक पैरेलल है, ऐसे बोल सकता है। या इसका डायग्राम कुछ यूं भी हो सकता है, ए वेक्टर इधर होगा, बी वेक्टर, इसका भी थीटा का वैल्यू कितना है? 0 डिग्री। ये हर तरीके का जो केसेस हम लोग को मिलता है वो हम बता दे रहे हैं। 0 डिग्री एक दूसरे पर होगा, लाई करेगा, या एक दूसरे के पैरेलल होगा, इसको, ठीक है। इस हालत में अब हम लोगों को रिजल्टेंट बोल रहा था, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया। अब बात होती है डायरेक्शन की, रिजल्टेंट किधर होगा, डायरेक्शन दिखाएंगे ना, तो उसके लिए क्या देखेंगे? अल्फ़ा। तो जब थीटा का वैल्यू 0 होगा तो अल्फ़ा का वैल्यू भी 0 होगा। कैसे? b साइन 0 डिग्री। देखो थीटा का वैल्यू तो 0 है, तो साइन 0 0, तो ये पूरा क्या हो गया? 0 हो गया, तो अल्फ़ा का वैल्यू 0। अल्फ़ा 0 का कहने का क्या मतलब है कि अल्फ़ा किसके बीच का एंगल होता है, ये बताओ। ए बी है दिया हुआ, अल्फ़ा होता है फर्स्ट वेक्टर और रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट भी इसी पर लाई करेगा, तो फर्स्ट वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर से शो हो रहा अल्फ़ा 0 और यहाँ पर से शो हो रहा थीटा 0। क्लियर हुआ? बात समझ में आया, फील आया? चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। सेम एग्जाम्पल, a इज इक्वल टू 2 यूनिट दिया हुआ था, b इज इक्वल टू 3 यूनिट दिया हुआ वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल दे दिया 0 डिग्री, ऐसे लिख दिया। हम क्या बोले, जब ये नॉलेज नहीं था तो हम निकाल नहीं सकते थे, लेकिन अगर एंगल पता चल गया है आराम से ये ऐड हो जाएगा। 2 + 3 5 यूनिट। क्लियर हुआ? कुछ भी हम करने गए, यहाँ जाकर रखने गए, नहीं रखने गए, डायरेक्ट देखे थीटा 0 है, ठीक है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड a प्लस बी होता है, 2 + 3 5 हो गया, ठीक है। सेकंड मंत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब थीटा का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मॉड a माइनस बी। अभी सिंपल अगर हम बात करें कि इफ़ वैसे ही अगर a का वैल्यू दिया हुआ 2 यूनिट, b वेक्टर का दिया हुआ 3 यूनिट, ठीक है, और थीटा का वैल्यू दिया हुआ 180 डिग्री है, तो अब ध्यान देना है, ये मॉड लिखने का क्या मतलब है वो समझाते हैं।
ये आया कहाँ से, यहीं पर थीटा का 180 रखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, रूट होगा, खत्म हो जाएगा, आ जाएगा। ये मॉड देने का क्या मतलब, यहाँ से देखो 2 - 3 लिखते रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो कितना आ गया -1 का मॉड, और ये मॉड से जब बाहर निकलेगा तो 1। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना वो समझते। अगर आपको नॉलेज नहीं है, बहुत जगह पे मान लो कि पता नहीं चलेगा, नंबर नहीं दिया रहेगा, कुछ फार्मूलाज के टर्म में रहेगा और वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना रहेगा, तो मॉड डाल देंगे, लास्ट में क्या कर देंगे पॉजिटिव। अगर आपको मालूम रहता है कि कौन बड़ा है, सपोज यहाँ हमको मालूम है b बड़ा है, तो b - a डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया। ये सेफर साइड है इसलिए क्योंकि निगेटिव इसमें टेंशन नहीं लेना, इसमें अगर पता होगा तो डायरेक्ट कर लेंगे हम लोग। चलो ये मतलब समझ में आया मॉड का। अब इसका डायग्राम को देखो, एंटी पैरेलल है, इसका मतलब वेक्टर a और वेक्टर b दोनों के बीच का एंगल कितना है 180। इसका इस्तेमाल इसके लिए बहुत होगा आगे जाकर, ये अपोजिट है या एंटी पैरेलल है वेक्टर तब। तो ऐसे हालत करने के लिए अल्फ़ा का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, अल्फ़ा का वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ ध्यान से देखना है, समझना है ठीक है। अभी जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर होता है, अल्फ़ा तो 0 है, अब इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो अच्छे से समझ लो कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा रिजल्टेंट उधर ही लाई करेगा। अगर हम लोग ले कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो किधर लाई करेगा a के तरफ। इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हम ले लेते इफ़ b इज़ ग्रेटर देन a, तो अब जो है वो हालत चेंज हो जाता, ये a और b था ना इधर, अब जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा b के तरफ होगा। कोई दिक्कत नहीं, सेम हो जाता दोनों, तो आंसर तो पहले ही 0 आ जाता। बात समझ में आ गया, क्लियर। ये क्लियर हुआ, अच्छे से समझ लो कि जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा क्या होगा, रिजल्टेंट उधर ही लाई करेगा। आर लाइज लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा, आर लाइज अलोंग किधर हो जाएगा बी के तरफ, और आइज लाइज अलोंग ए की तरफ। क्लियर। चलो थर्ड वाला मंत्र को देखते हैं कि जब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तीन ही तो समझना है, 0, 180 डिग्री और 90। तो 90 के केस में होगा तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला एकदम पहले याद रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। देख लो cos 90 0 खत्म, सिर्फ ये बचेगा। tan अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा b/a। देखो sin 91 cos 90 0, तो बच गया b/a। अब इसका डायग्राम का बनाते हैं, ठीक है। a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो रिजल्टेंट, अब देखो दो वेक्टर कैसे ऐड किए हैं पैरेललोग्राम से, अभी तुरंत बताए। तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा, डायगोनल होगा, तो r बराबर लिख सकते हैं a प्लस b लिखा जा सकता है, और इसका मैग्नीट्यूड निकल गया यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक और सवाल करेंगे हम लोग, अल्फ़ा को देखेंगे। तो अल्फ़ा तो ये होगा, ठीक है, ये भी समझ में आ रहा बात हमको। एक बात को जो समझना है वो, अगर यहाँ पर a और b दोनों बराबर हो जाए, अच्छे से देखोगे, और एंगल कितना दिया हुआ आपका 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट का तो फॉर्मूला आराम से लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, मतलब √2a हो जाएगा। इक्वल टू b रहने पर और एंगल 90 डिग्री रहने पर डायरेक्ट आपको याद रखना है √2a। कब, जब बराबर होगा मैग्नीट्यूड और 90 डिग्री होगा तो आसान होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। इस हालत में tan अल्फ़ा का वैल्यू कितना होगा b/a लिखते हैं, तो मान लो a सेम तो हो गया 1 हो गया, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। याद रखोगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। 90 डिग्री पे तो याद रख रहे हैं, 90 डिग्री में भी अगर सेम मैग्नीट्यूड होगा तो √2a। ये अब जो डायग्राम है वो डायग्राम ये सटीक बैठता है कि a और b जो वेक्टर है एकदम बीच से जा रहा होगा रिजल्टेंट, और उसके बीच का एंगल कितना होगा ये 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, सपोज हम क्या करते हैं, ले लेते हैं कोई क्वेश्चन को कंसीडर कर लेते हैं कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, तो कुछ रिजल्टेंट कुछ देखो इस तरीके से होगा, एकदम मिडिल से नहीं जाएगा, बीच से नहीं जाएगा एंगल, क्योंकि a बड़ा हो गया
तो जो बड़ा मैग्नीट्यूड होगा, ग्रेटर मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट उधर ही झुका हुआ रहेगा, मतलब 45 डिग्री से कम। समझ में आया? देखो एकदम 20 से ज़्यादा तो 45 डिग्री होता, लेकिन अभी जो रिजल्टेंट है वो क्या हो गया, 45 डिग्री से कम हो गया। क्यों हो गया? कि जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा रिजल्टेंट उधर ही थोड़ा इंक्लाइंड रहेगा। क्लियर हुआ? झुका हुआ रहेगा। ये अल्फ़ा हो जाएगा। बी बड़ा होता तो ये बी वाला ऐसे हो जाता। अगर सपोज बी अगर ग्रेटर होता तो देखो किधर शिफ्ट होता, झुका हुआ रहता ऐसा। अभी किधर है? ए की तरफ है। समझ में आ गई बात? चलो, तो हम लोग जो अभी एंगल के बारे में पढ़े, जो 3 मंत्र पढ़े, उसको एकदम अच्छे से इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने का तरीका क्या होगा? हम लोग सबसे पहले देखेंगे एंगल को। कौन कौन सा एंगल हम लोग देखेंगे? 0, 180, 90। कहीं भी एडिशन है सबसे पहले ढूंढेंगे यही वाला तीनों। अगर ये तीनों मिल गया तो हमारा काम आसान हो गया। क्लियर? चलो, अब जो 3 मंत्र हम लोग पढ़ लिए, अब जो 2 मंत्र है उसका इस्तेमाल कब करते हैं? उसका इस्तेमाल सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तभी करेंगे। अच्छे सुन लो, मैग्नीट्यूड अगर सेम है, जैसे वहाँ एंगल ढूंढ रहे थे, ये वाले मंत्र में हम लोग मैग्नीट्यूड को ढूंढेंगे। तो किसके लिए? फॉर मैग्नीट्यूड के लिए। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड के लिए जैसे a इज इक्वल टू क्या है आपका, b दिया हुआ है और एंगल कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है? अब यहाँ एंगल पे एम्फेसिस नहीं डाल रहे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड पे देख रहे हैं। ऐसा अगर होगा तो चौथा वाला जो मंत्र होगा उसका रिजल्टेंट होगा 2a cos θ/2। एकदम याद कर लो, ये सब आया है यहाँ पर पुट करने के बाद, ये इतना याद रखना। ठीक है? अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा? अल्फ़ा का वैल्यू θ/2 हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देते हैं, देखो अच्छे से। a इज इक्वल टू बी, ठीक है, इज इक्वल टू 5 यूनिट दिया हुआ है और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री और हमको लगाना है मंत्र। तो देखो ध्यान से, 60 डिग्री एंगल में क्या होना चाहिए? 0, 180 और 90। ये तीनों मिलेगा तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो मिल नहीं रहा है एंगल। ठीक है, तो दूसरे जगह पे जाएंगे कि मैग्नीट्यूड सेम है। चलो ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा 2a cos 60/2 हो जाएगा। 30 होगा तो 2 × 5 × cos 30 √3/2 कितना आ गया? 5√3। अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा? सीधा आधा हो जाएगा, मतलब 60/2 अगर है तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्लियर? ये डायरेक्ट पे हम लोग क्या देखें, इसमें हम लोग को देखना है कि मैग्नीट्यूड सेम है यानी एंगल तो पकड़ा नहीं रहा वो तीनों। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड सेम है तो इसके लिए देख लिए। क्लियर? एक और बताते हैं, रुको अभी। अब जो 5 वाला मंत्र है इसी के अंदर सेम है बात। a इज इक्वल टू बी तो है, लेकिन थीटा यहाँ पर एक फिक्स्ड कर लिए 120 डिग्री। इसी में लाकर रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अगर 120 डिग्री आपको मिलता है तो डायरेक्ट रिजल्टेंट क्या होगा? a या b के बराबर। तो आसान है ना। देखो क्या है, अभी इसी क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते, 120 डिग्री कर देते इसको, तो हम डायरेक्ट आंसर बोलते थे r इज इक्वल टू 5। कोई ज़्यादा झमेला नहीं, आया वहीं से, यहीं से देखो कैसे आया। 2, 5 cos 120 डिग्री बाई 2 रखते हैं, यहाँ कैंसिल हो जाता। cos 60 का वैल्यू हो जाता 1/2, यहाँ कैंसिल होकर देखो 5। वही काम हुआ कि नहीं हुआ? तो पूरा मेन मंत्र देख लिए, मेन मंत्र हम लोग देख लिए, 5 और मंत्र देख लिए हम लोग। तो मेन मंत्र और 5 जो मंत्र है एकदम अच्छे से याद रखेंगे। 3 मंत्र हमारा एंगल को ढूंढने में लगना चाहिए, 0, 180 और 90 वाला केस में। और जो 2 एक्स्ट्रा है, 5 मतलब 4th नंबर और 5th नंबर वाला जो मंत्र है उसमें हम लोग मैग्नीट्यूड पे एम्फेसिस करेंगे। एक एग्जांपल देते हैं, देखो कि कैसे फील होगा यहाँ पर। अगर मान लो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 10 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, और थीटा का वैल्यू 0 डिग्री दिया हो, तो इसको बनाने का तरीका 2 है आपके पास। जो आप पढ़े उसका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से ही चलना है। एक तो 0 डिग्री एंगल मिल गया, तो एंगल मिल गया तो r इज इक्वल टू 10 + 10 ले ले, कितना हो जाएगा? 20। एक देखिए हम लोग मंत्र नंबर क्या रखें? 1 रखें। इसको बनाने का तरीका था मंत्र नंबर 1। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, जब मैग्नीट्यूड सेम होगा। अभी हम लोग देखें तो मैग्नीट्यूड जब सेम होगा तो r का वैल्यू कितना होता है? 2a cos θ/2 होता है। तो 2 × 10, एंगल कुछ भी हो ना,
cos 0/2, cos 0 हो जाएगा तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो 2 इंटू 10 कितना आ गया 20। देखो आंसर सेम आ रहा, तो यहाँ जो निकाले वो मंत्र संख्या कैसा लगाएं, 4th नंबर लगाए कि नहीं लगाए। अब हम लोग तो सभी देख लिए। अब एक सवाल उठता है कि सर मेन मंत्र का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो देखो सपोज यहाँ पर दे देते a इज इक्वल टू 5 यूनिट, अब b इज इक्वल टू दे देते 10 यूनिट, और एंगल आपको दे देते 30 डिग्री। अब देखो ये जो हम लोग 5 मंत्र पढ़े हैं उसमें से ये एंट्री नहीं हो रहा, देखो एंगल भी नहीं मिल रहा हमारा और ये मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं। ऐसे हालत में आपको मेन मंत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेन मंत्र भाई 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 10 कॉस कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुआ। हाँ, tan अल्फा निकालना होगा, फिर ऐसे निकालेंगे। तो मेन मंत्र का इस्तेमाल उन तीनों एंगल को छोड़कर या मैग्नीट्यूड सेम वाला होगा उसको छोड़कर कुछ भी सिचुएशन मिलता है मेन मंत्र में जाएगा। एडिशन ऑफ वेक्टर में आते हैं, एकदम अच्छे से देखना। सबसे पहले हम लोग कितना 2 वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ वेक्टर्स का नाम हो गया फोर्सेस, तो 2 फोर्सेस को हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले। फिर 2 के बाद 3 बढ़ेंगे, फिर उससे मल्टीपल समझाएंगे अभी। तो सिर्फ 2 वेक्टर को जब ऐड करते तो हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, देखना ध्यान से। अब सिर्फ यहाँ से काम होना शुरू होगा। 2 फोर्सेस लग रहा है FF, ठीक है। करना क्या है इसको अच्छे समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है। सबसे पहले तो एंगल तो 0 डिग्री मिल गया। अब इसका कोई पूछता है रिजल्टेंट, FR ले रहे, रिजल्टेंट के लिए मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, A + B, देखो 2F हो गया ना। अब पूछेगा कि किधर होगा, सेम उसी डायरेक्शन में। देखो सबसे पहले A इज इक्वल टू B, हाँ इसमें देखो क्या था, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, रिजल्टेंट का वैल्यू A + B होता था, तो यहाँ FF है तो F + F हो गया इज इक्वल टू 2F हो गया। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा, अल्फा का वैल्यू कितना होता है, जब थीटा का वैल्यू 0 होता है तो अल्फा का वैल्यू भी 0, उसी पर लाइक कर गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अगर हम 2F ले लें और F ले लें, सबसे पहले क्या देखना है एंगल, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, चलो अच्छी बात है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला A - B, अल्फा का वैल्यू 0 डिग्री, इतना तो एकदम पहले दिमाग में आ जाना। रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा A - B, तो अभी हमको मालूम है कि 2F बड़ा है तो क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं 2F - F, आंसर कितना आ जाएगा F आ गया। और ये FR का डायरेक्शन किधर होगा, ग्रेटर मैग्नीट्यूड के तरफ होगा, याद करो। तो ग्रेटर मैग्नीट्यूड कितना है 2F, तो FR का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। क्लियर। चलो थर्ड में लेते कि ऐसे करके लेते F और F, देखो दोनों का बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पहले से मालूम था, A² + B² का अंडर रूट, tan अल्फा हो जाता है B/A। ये दोनों बात याद रखना। अब रिजल्टेंट यहाँ देखो तो FR का वैल्यू हो जाएगा सर तो F² + F², और बताए भी थे कि जब सेम होगा तो क्या लिखना होगा रिजल्टेंट का √2F, ये बता भी चुके हैं। क्लियर। अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री, B/A F/A, समझ में आ रहा। डायरेक्शन किधर हो जाएगा, एकदम बीच से क्यों होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एंगल कितना बनाएगा 45 डिग्री। कैसा और कुछ देते हैं एग्जाम्पल, जिसमें सपोज कुछ ऐसा हालत हो 2F हो और F हो, तो देखो 90 डिग्री है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे A² + B² वाला। तो यहाँ पर रिजल्टेंट ले रहे हैं कितना FR, यहाँ कितना हो जाएगा 2F² + F² का अंडर रूट, कितना हो जाएगा 4F², कितना हो जाएगा 4F² + F² का अंडर रूट, मतलब √5F आ गया। tan अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा B/A, मतलब 2F/F, कैंसिल हो जाएगा 2, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 लिखा जा सकता है। आ गया बात। चलो तो यहाँ पर जो हम लोग सीखे 2 फोर्सेस को देखने के लिए, अब हम लोग 2 से ग्रेटर फोर्सेस को देखेंगे। अभी दो फोर्सेस का 0 डिग्री, 180 डिग्री या 90 डिग्री पे देख लिए। अब सपोज क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरीके का होता कि F दिया रहता, यहाँ भी 2F दिया रहता और एंगल दिया रहता 60 डिग्री, तो अब बताओ कौन सा, तो देखेंगे पहले ढूंढेंगे। अच्छा एंगल वाला नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैग्नीट्यूड भी तो सेम नहीं है, नहीं मिल रहा, तो कहाँ जाएंगे हम लोग, मेन फार्मूला, मेन मंत्र पे जाएंगे।
तो लिखेंगे इसका निकालने का एफ आर निकालने का क्या तरीका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू 2f कॉस कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर हुआ? तो हो जाता है एफ स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया, कैंसिल। तो 4 2 6 7f स्क्वायर आ जाता, तो आंसर आता √7f। कुछ इस तरीके का आएगा। क्या देख लिया हम लोगों ने, देखा कि दो वेक्टर को जब ऐड किया जाता है तो किस तरीके का फॉर्मेट होगा। सबसे पहले एंगल देखेंगे, फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड देखेंगे, और ये दोनों नहीं मिल रहा तो मेन मंत्र पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करेंगे, दो से ज़्यादा फोर्सेस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसको बोला जाता है पॉलीगन लॉ। इसमें कोई दिक्कत नहीं, पॉलीगन मेथड। ठीक है, ये पॉलीगन लॉ, ये पॉलीगन मेथड में क्या होगा उसको देखते हैं। मतलब दो से सिंपल भाषा में लिखते हैं, मोर देन 2 वेक्टर्स या फोर्सेस। ठीक है, इसको ऐड करते हैं। अब देखते हैं 2 के 4 10 करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। देखो एक एक लाइन खाली ध्यान से देखते जाना। आपके पास अभी दे दिया गया एफ और एक फोर्स दे दिया गया एफ। अब देखो यहाँ कितना फोर्सेस है, 3 फोर्सेस है। इसको करने का स्टाइल क्या रहेगा उसको पहले समझ लेते हैं। देखो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये 2 फोर्सेस है F1 और F2, तो होगा क्या कि इन दोनों के बदले एक रिजल्टेंट लिखेंगे। ठीक है, रिजल्टेंट लिखने का मतलब इन दोनों के बदले एक आएगा रिजल्टेंट, मान लो आ गया FR। ठीक है, वो हो जाएगा। फिर बच जाएगा कौन, ये वाला। फिर इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकालेंगे, वो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है, देखो ध्यान से, पहले ढूंढो 0 180 डिग्री 90। सबसे पहले यही प्रोसेस, 0 होना चाहिए 180, फिर उसके बाद 90 का। तो 0 डिग्री मिल गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों के बदले में एक लिख दिया कि नहीं, 2f हो जाएगा। देखो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, f प्लस f कितना हो गया 2f, और यहाँ तो f है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोनों के बीच का एंगल कितना मिल गया 180 डिग्री। तो फाइनल जो रिजल्टेंट आएगा 2f माइनस f। फील आया? इन दोनों को कन्वर्ट कर दिया सिंगल में, फिर इसका इसके साथ हो गया। चलो और देखते हैं, ये 2f होता, ये f होता, यहाँ f होता, ये भी f होता। अब देखो 4 एंगल हो गया, तो क्या करेंगे, 4 है तो 4 में से क्या करेंगे, इन दोनों के बदले एक लिख लेंगे, और इन दोनों के बदले एक रिजल्टेंट आ जाएगा, फिर दोनों को कर लेंगे तो वो फाइनल रिजल्टेंट आ जाएगा। चलो करते हैं आसानी से, बताओ 3f हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 2f आएगा, फिर एंगल मिल गया 180 डिग्री, रिजल्टेंट का वैल्यू 3f माइनस। कितना फास्ट होगा समझ लो, आंसर तो ऐसे ही निकलेगा पहले ही। चलो और देखो, अब थोड़ा सा ये करते हैं, 0 180 डिग्री में तो देख लिए, ठीक है। अब थोड़ा और बढ़ाते हैं इस तरीके का, ये f है, ये f है, यहाँ 2f है, यहाँ पर 2f है, यहाँ भी 4 है ना। ये जो एंगल दिया हुआ है, सपोज ये आपका 45 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री एंगल है, ठीक है। ये सिर्फ तुमको कंफ्यूज करने के लिए देगा, देखना है ध्यान से, एकदम स्ट्रेट लाइन पे। कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे अच्छे से कि पहले 0 देखना है, फिर 180 देखना है, फिर 90 देखना है। बन रहा बहुत तरीके का एंगल यहाँ पे, इससे कोई लेना देना। पहले हम लोग क्या देखेंगे 0 डिग्री, तो 0 डिग्री तो नहीं मिल रहा, सब एक दूसरे से रूठा हुआ है। 180 डिग्री भले ही मिल जा रहा है, देखो ये और ये, तो इन दोनों के बदले 180 डिग्री होगा और सेम है, तो बताओ तो f माइनस f 0 हो जाएगा कि नहीं, खत्म। मतलब इन दोनों के बदले में रिजल्टेंट का होगा ना वैल्यू f माइनस f, तो कितना हो जाएगा 0। तो फर्स्ट वाला 0 आ गया। दूसरा भी देख रहे जो सेकंड वाला, तो देखो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, दोनों के बीच का एंगल कितना हो 180 डिग्री, सेम मैग्नीट्यूड। इसका भी मैग्नीट्यूड 2f माइनस f कितना हो गया, 2f माइनस 2f इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 0। चलो अभी 0 180 में खेल रहे थे, अब 90 में चलो प्ले करते हैं, ठीक है। 90 में कैसे प्ले करेंगे उसको देखते हैं। एकदम सिंपल से ही चलते हैं। f ले लिए, इधर ले लिया मान लो 3 वेक्टर बढ़ा देते, इधर ले लिया 2f और इधर भी ले लिया 2f, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या बोले, प्रोसेस ऐसे ही रहना चाहिए। तो 180, 0 तो नहीं मिला, 180 वाला मिल रहा। अब देखना कमाल,
180 मिल रहा है ये दोनों के बीच का एंगल, तो इन दोनों के बदले एक, फिर उसके साथ देखेंगे तो 2f माइनस एफ है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, इन दोनों के लिए r1 लेते हैं तो रिजल्टेंट हो जाएगा 2f माइनस एफ। तो 2f माइनस एफ करेंगे तो कितना आएगा आंसर, f आएगा। अब सवाल उठता है ये r1 किधर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिधर ग्रेटर मैग्नीट्यूड होगा उधर ही r1 होगा, मतलब इन दोनों के बदले जो रिजल्टेंट आएगा, f जो रिजल्टेंट आया r1 जिसका वैल्यू f है वो किधर है, 2f के तरफ है। और ये क्या हो गया, 2f हो गया। अब दोनों का बीच का एंगल फिर 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट हम लोगों को मालूम है, फाइनल रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर, डायरेक्शन भी निकल जाएगा। ये था, इस तरीके का मिलेगा। चलो और देखते हैं इसमें एकदम जैसा जैसा मिल रहा वो हम लोग देख लेते हैं। देखोगे अच्छे से, 2f है, f है, ये है, ठीक है। ये 90 डिग्री है और एकदम ये बीच से जा रहा, मान लो 45 डिग्री एंगल यहाँ पर बनाना है, ठीक है। एकदम बिंदास होके बनाओ इसको। देखो 0 180 तो नहीं मिल रहा, 90 मिल रहा है, तो 90 को पकड़ लेंगे हम लोग। 90 मिल गया। अब जब 90 यहाँ पर मिला तो इन दोनों के लिए देखो 90 जब होगा सेम मैग्नीट्यूड है, अल्फ़ा का वैल्यू तो 45 डिग्री हो जाएगा, सेम होगा, तो ये क्लियर हो गया। तो ये 45 डिग्री बना, सेम मैग्नीट्यूड होने की वजह से √2f लिख सकते हैं। तो अब तो इनका कोई भी काम नहीं है। अब दो वेक्टर बच गया कि नहीं बच गया, f था, रिजल्टेंट निकालते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। हम बताए कि 90 डिग्री में अगर सेम मैग्नीट्यूड रहेगा तो डायरेक्ट याद रखो √2f, और ये कितना हो गया 45 डिग्री। अब थोड़ा गौर करो कि इन दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। और जब 180 डिग्री हो जाएगा तो फाइनल जो रिजल्टेंट होगा वो a माइनस बी होगा, ठीक है। तो a माइनस बी, तो क्या कर ले, √2f माइनस 2f माइनस √2f, ये आंसर आ गया। ऐसे ही मिलने वाला, अभी तो हम इसका सिर्फ बेसिक पढ़ा रहे हैं ना, यही क्वेश्चन के अंदर जब मिलेगा तब फील हो जाएगा तुमको कि अच्छा ऐसे आंसर आपके पास पहले आ जाएगा, इतना गारंटी है मेरा। आंसर आप पहले ला कर रख लोगे, बस खाली पुट करना रहेगा वैल्यू। तो दूसरे तरह का कंडीशन को फॉलो करते हैं, देखते हैं थोड़ा अलग अलग टाइप का। 3f है, ये भी 3f है सपोज, और यहाँ पर 2f है, खुद से दे रहे हैं, यहाँ पर 2f है, ये f है सपोज, और यहाँ पर सिर्फ f है। एंगल दिया हुआ ये 30 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ आपको निकालना है टोटल कितना फोर्सेस है, 5 फोर्सेस है, देख लो। तो सबसे पहले वही तरीका, ढूंढने का तरीका। एक तो मिल गया हमारा 180 वाला, तो इन दोनों के बदले एक होगा और वो किधर होगा, ग्रेटर मैग्नीट्यूड के तरफ। तो कितना हो जाएगा ये 2f माइनस एफ, खत्म हुआ, ठीक है। ये f इधर बच गया, यहाँ 3f था, ये भी कितना है 3f, इधर कोई छेड़छाड़ नहीं किया अभी। और ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। और कुछ मिल रहा 180 0 नहीं मिल रहा। अब 90 वाला मिलेगा, देखो ध्यान से, यहाँ तो साफ दिख रहा। अब इन दोनों के बदले क्या ले सकते हैं हम लोग, बोलो। सेम रहेगा, 90 डिग्री हो जाएगा, एकदम बीच से जाएगा मिडिल से, और ये कितना हो जाएगा आपका एंगल बनाएगा 45 डिग्री, √2f। ये भी खत्म हो गया, ये वेक्टर खत्म, ठीक। अब अच्छे से देखना, 45 डिग्री हो गया। अब देखो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ये 30 है तो ये 60 है, और ये 30, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री हो जाएगा और सेम मैग्नीट्यूड है तो एकदम मिडिल से जाएगा ऐसे करके, 45 एंगल बनाते हुए जाएगा। 90 है ना, एकदम मिडिल से गया, तो 3f और 3f, तो जब सेम रहेगा तो √2f बात किए, तो f के जगह पे कितना होगा, √2f के जगह पे कितना हो जाएगा 3f। क्लियर। अब देखो जब मिडिल से गया, ठीक है, तो अब एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 45, ये भी 45, तो ये वाला एंगल देखा जाता है। देखो दो वेक्टर का टेल मिला, पैरेललोग्राम हो गया, तो यहाँ पे दोनों वेक्टर का बीच का एंगल कितना होगा 135 डिग्री। क्लियर। अब देखो ये कोई भी मंत्र में नहीं मिल रहा, ना मैग्नीट्यूड सेम है ना एंगल है 0 180 डिग्री, तो कहाँ जाना होगा हम लोगों को, मेन फार्मूला पे। तो मेन फार्मूला पे इस्तेमाल करेंगे, कौन सा रिजल्टेंट निकालने के लिए, आराम से
3√2f का स्क्वायर हो जाएगा प्लस √2f का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू 3√2f इंटू √2f cos 135। फिर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कॉमन टाइप का मिलता है, देखो ध्यान से। ये सपोज एफ दिया हुआ है, ठीक है, सभी के बीच का एंगल 120 डिग्री है। अब बात होता है एकदम मिलने वाला सिचुएशन, तो क्या करेंगे, 120 डिग्री देख रहे हैं। अब ध्यान से देखो, मंत्र नंबर 5, सेम मैग्नीट्यूड एंगल 120 डिग्री, आर का वैल्यू ए के बराबर होता था, याद करो, ठीक है। अल्फा का वैल्यू θ/2 हो जाता था। तो इन दो वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री है, मैग्नीट्यूड आपका सेम है, याद करो। तो फॉर्मूला होता था R = A, मतलब इन दोनों के बदले जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, R = F हो जाएगा। क्लियर? एकदम बीच से जाएगा क्योंकि 60 डिग्री है, 120 डिग्री है ना, अगर सेम रहेगा 120 डिग्री तो कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री, तो एकदम बीच से जाएगा, तब तक राहत है। ये अगर बीच से नहीं जाता तो फिर ये प्रॉब्लम इस हिसाब से नहीं बनता, ठीक है। अब नीचे में देखो कितना है, F है। अब देखो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो अब जो रिजल्टेंट हो जाएगा F - F हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0।